जय हिंद दोस्तों। आज हमारी भारतीय समाज की ये 14th क्लास है। हमारा गरीबी एवं विकासात्मक संबंधित मुद्दा वाला टॉपिक चल रहा था। इसके तहत आज हम भारत में किसान आत्महत्या वाला मुद्दा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत में किसान आत्महत्या ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें हम इसको कौन कौन किस तरह हम डिकोड किए हैं। तो पहला तो है कि भारत में किसान आत्महत्या का अर्थ क्या है। अब किसान आत्महत्या का अर्थ का मतलब है कि मान लीजिए अगर किसान का कोई जमीनी विवाद है, उसके कारण उसने आत्महत्या कर लिया, या फिर किसान के किसी से झगड़ा हो गया, उसके कारण आत्महत्या कर ली, तो इसको हम किसान आत्महत्या की श्रेणी में नहीं रखते। ठीक है ना। वो किसी कृषि कार्य से परेशान होकर आत्महत्या करेगा तभी वो किसान आत्महत्या। हालांकि मैं भी डिटेल इसको बताऊंगा। उसके बाद है कि भारत में किसान आत्महत्या का स्वरूप क्या है, क्या क्या स्वरूप है, कैसे उसकी प्रकृति है, कैसे वितरित है। फिर है कि भाई आत्महत्या कोई कर रहा है तो उसका तो कारण होगा ही। तो किसान आत्महत्या का कारण पढ़ेंगे। अब भाई कारण है, किसान आत्महत्या कर ले तो उसका तो कुछ ना कुछ समाज में या किसानों में कोई ना कोई परिणाम होगा, तो वो प्रभाव देखेंगे, उसके परिणाम देखेंगे। अब किसान आत्महत्या एक समस्या है, तो उसको रोकने के लिए सरकार तो प्रयास करेगी, तो हम प्रयास करेंगे। तो अर्थ देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, कारण, परिणाम और प्रयास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है अर्थ देखते हैं। तो देखिए, मुख्यतः 1991 के बाद, मतलब कि किसान आत्महत्या वाला जो मुद्दा है वो 1991 पे ज्यादा जोर पकड़ा। उसके पहले ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। ठीक है ना। 1991 में क्या हुआ मालूम होगा। आर्थिक सुधार, औद्योगिकरण, बाजारीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी हमने ग्रहण किया, उसके बाद ये समस्या ज्यादा देखने को लगी। तो मुख्यतः 1991 के बाद भारत में किसानों द्वारा उनके पेशे, पेशे मतलब कृषि, किसान क्या करता है, किसान का पेशा कृषि कार्य है, तो पेशे से उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों से तनाव के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या। मतलब कि कोई किसान है, वो अपना जो पेशा मतलब कृषि कार्य करता है, उसमें जो आपातकालीन परिस्थिति से जो उसको अंदर तनाव होता है, उस तनाव के कारण जो वो आत्महत्या करता है, उसे किसान आत्महत्या की संज्ञा दी जाती है। अब देखते हैं स्वरूप क्या है, क्या प्रकृति है भाई किसान आत्महत्या की। तो पहला एनसीआरबी, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, गृह मंत्रालय एक रिपोर्ट जारी करता है क्राइम को लेकर के। ठीक है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 क्या कहती है के अनुसार 2021 में 10,881 किसानों ने आत्महत्या की। बताइए, मतलब 2021 में 10,881 किसानों ने पूरे देश में आत्महत्या की। ठीक है। फिर उसका अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 10,000 किसान आत्महत्या दर्ज की जाती है। मतलब 10,000 लोग, इतना तो कोई बीमारी से नहीं मरते जितना लोग कृषि कार्य जैसी समस्या से मर जा रहे हैं। तो प्रतिवर्ष 10,000 आत्महत्या। और ये बोलता है कि 2009 में सर्वाधिक 17,368 किसानों ने आत्महत्या की। ये एनसीआरबी का डेटा है। उसके बाद ये एनसीआरबी क्या बोलता है कि भारत में कुल किसानों की जितनी आत्महत्या, मतलब भारत में कुल किसान आत्महत्या जितनी होती, उसमें से 5 सर्वाधिक कौन कौन से राज्य जहां सर्वाधिक किसान, तो उसमें है पहला महाराष्ट्र। आपको मालूम है नगदी खेती के लिए जाना जाता है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कर्नाटक जैसे ये जो राज्य है, आपको मालूम है कृषि आधारित राज्य है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या की जाती है। तो चलिए, अभी हमने अर्थ स्वरूप देखा, अब हम देखते हैं कि किसान आत्महत्या के कारण क्या है। तो देखिए, किसान का आत्महत्या के कारण, भाई कारण तो हो गई। जैसे पहला है कृषि का बाजारीकरण। अब देखिए, कृषि का बाजारीकरण का मतलब होता है कि कृषि करना बाजारी उद्देश्य के लिए, मतलब बेचने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है वो हो गया कृषि का बाजारीकरण। ठीक है। उससे क्या होता है, अब कृषि में आपको मालूम है उससे क्या, नगदी खेती की अभिप्रेरणा, मतलब नगदी खेती को जोड़ देते हैं भाई। अब जैसे कोई किसान है, वो बेचने के उद्देश्य से करेगा, तो भाई गेहूं चावल तो उत्पादन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई इसका बाजार में क्या मूल्य है, ये तो सरकार खरीदती है, वो भी एमएसपी जारी। तो वो भाई ऐसे फसलों का उत्पादन करेगा जिसका उद्योग में कच्चे माल के रूप में, जैसे मान लीजिए गन्ना हो गया, कपास हो गया, इस तरह का वो, क्योंकि इसकी कीमतें मिलती है उसको। क्योंकि इससे क्या होता है ना, उद्योगों में कच्चा माल के रूप में होता है, तो उद्योग इनके डायरेक्ट उद्योग खरीद ले, तो इसकी उसकी की मांग भी रहती है और पर्याप्त कीमत भी। तो जब कृषि का बाजारीकरण होता है तो वो क्या है, नगदी खेती को प्रोत्साहित होता है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि सूखा पड़ गया, आपको मालूम है भारत में सूखा सिंचाई व्यवस्था है, मानसून है, किसी भी कारण सूखा पड़ गया, नहीं हुई बारिश, तो उसके अगर उसको तनाव हो जाता है, वो कर्जा लेके कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो पहला तो हो गया कृषि का बाजारीकरण। उसके बाद है उदारीकरण में वैश्वीकरण। अब उदारीकरण वैश्वीकरण से क्या समस्या है, तो उदारीकरण आपको मालूम 1991 के बाद ये आपका उदारीकरण वैश्वीकरण वाली आर्थिक सुधार हुआ। ठीक है। उसके पहले क्या होता था, जो किसान कृषि करते थे, तो आपको मालूम है कि बीज देना, हाई यील्डिंग वैरायटी,
कि बीज देना, उन्नत बीज देना, सिंचाई व्यवस्था, उर्वरक व्यवस्था, ये सब सरकार के तहत थी। इसमें प्राइवेट क्षेत्र का हस्तक्षेप नहीं था। सरकार कम रेट में इनको देती थी, उसके बाद जो उत्पादन होता था उसका भी एमएसपी जारी करती थी। तो मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि सरकार ने ना कृषि को गोद ले रखा था, ठीक है ना। लेकिन जब से उदारीकरण वैश्वीकरण आया तो फलता क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कूद आई इसमें। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना सरकार करती थी किसान के हित के लिए, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई जब इसमें, तो उन्होंने इसमें अपना लाभ देखना शुरू किया। अब जब लाभ देखना शुरू कर दिया तो भाई वो उन्नत बीजों का उत्पादन कर रही हैं, कीटनाशक उर्वरकों का उत्पादन। इससे क्या होगा, इससे भाई उनको महंगा मिलने लगा, जिसके कारण कृषि लागत में वृद्धि हो गई। अब उनको जो पहले रेट से मिलता था उर्वरक, उससे ज्यादा रेट में मिलने लगे, बीज उन महंगे मिलने लगे, तो कृषि लागत में वृद्धि हो। अब कृषि लागत में वृद्धि हो गई तो भाई उनका माल, अब डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई, खरीदता ही नहीं है, उनको घाटा लग जाता है, कर्जा लिए रहते, आत्महत्या कर लेते तनाव में। उसके बाद क्या हुआ, अब आर्थिक सुधार, वही 1991 का आर्थिक, उससे क्या हुआ आर्थिक सुधार। तो पहले आपको मालूम है कि पहले क्या होता था कि कृषि 1991 के पहले कृषि में सरकार सब्सिडी देती थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब निजी कंपनियां आ गई, जब वैश्वीकरण हो गए, WTO के नियम लग गए, तो सरकार की सब्सिडियों में कटौती हो गई, सरकार सब्सिडी, तो क्या हो गया, कृषि लागत में वृद्धि हो गई, फिर वही वाली उस तनाव में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, असंतुलित कृषि नीति एवं उपभोक्ता। अब असंतुलित कृषि नीति का मतलब है कि जैसे पहले जो सरकार 1991 के पहले जो सरकार नीति बनाती थी कृषि, वो किसानों के फायदे के लिए, इसमें देखिए ना, उद्योगों के आगे किसानों के हित क्या देखिए। पहले जो नीति बनाती थी कृषि नीति, वो किसानों के लाभ के लिए था, ठीक है ना। लेकिन अभी जो 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के बाद कृषि नीति बनाई जा रही है, वो किस उद्देश्य के लिए बनाई जाए, वो उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से लिए हुआ है। वो क्या कर रही है, वो बाजारीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए बढ़ाई जाए। तो उससे क्या होता है, उससे उर्वरक महंगे हो जाते हैं, बीजें महंगी हो जाती हैं, और सरकार को पर्याप्त कीमत नहीं मिल पाती उनके उत्पादन की। तो वो क्या हो गई, उससे क्या हो गया, वो फायदा बाजारीकरण के कारण फायदा हो गया उद्योगों को। तो अब जो कृषि नीति बनाई जा रही है, वो पहले जो किसानों के हित के लिए थी, अब वो बाजारीकरण के कारण उद्योगों के हित के में चली गई, तो किसानों के अनदेखी हित हो रही है। तो सर किसान फिर आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कृषि से लाभ ही नहीं बन पा रहा है। तो ये समस्याएं थी। और कारण देखते हैं अगले। अब आधारभूत असंरचना, अवसंरचना की अपर्याप्तता। अब आधारभूत अवसंरचना मालूम है कि जैसे कोई कृषि कर रहा था, अब उसके लिए आधारभूत संरचना क्या है भाई, उसको उन्नत बीज मिले, उर्वरक मिले, कीटनाशक मिले, सिंचाई की सुविधा मिले। उसके बाद है कि उसके घर से सड़क हो बाजार तक, तो उसको बाजार की उपलब्धता मिले, उसको उसके उत्पादन का सही कीमत मिले। तो ये सारी सुविधाएं अब है ही नहीं, अपर्याप्त है। नए एपीएमसी मंडीज नहीं है। किसान को कोई भी देना है, बिचौलिया आ जाता है, बिचौलिया उसके घर से उठा ले, बिचौलिया मनमानी कीमत पे लेता है, किसान को बेचना है। तो ये सारी सिंचाई सुविधाएं ही नहीं है हमारे यहाँ इतनी। तो ये जो अवसंरचना अपर्याप्तता, इसके कारण किसान फलदायक पेशा रह ही नहीं गया। उसके बाद है अनुचित व्यापार का भाव। वही मैंने आपको बता, बिचौलिया बिचौलिया आते हैं, जो बीज के व्यापारी हैं, वो किसानों से औने पौने दाम में फसल खरीद लेते हैं, हाई दाम में बाजार में बेचते हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट होता है। जो किसान अन्नदाता है, किसान का कृषि उत्पादन है, फसल का उत्पादन कर रहा है, उसको कुछ मिलता नहीं है, जिससे क्या होता है, किसानों के उत्पादन उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। फिर अगला है उदारीकरण एवं खुली स्पर्धा तथा अन्य देशों भारत समेत खाद्यान्न सस्ता। ये सही बात है। अब जैसे क्या हुआ कि हमारे देश में आपको मालूम है कि कृषि एक महंगा पेशा है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ यहाँ पे क्या करना है कि उर्वरक खरीदना है। हमारी जमीनें मालूम है कि उतनी उर्वरक नाइट्रोजन की कमी है, तो जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है। उर्वरक के सहायता से, उसके बाद सिंचाई व्यवस्था की सहायता से, मानसून के ऊपर तो हमारी कृषि निर्भर है, मानसून का जुआ खा जाता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारा जो कृषि का पेशा वो महंगा। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोपीय देश में जाए ना, तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में सिंचाई, उनको उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनका जो कृषि लागत है ना, वो भारत में जो कृषि लागत है उससे सस्ता हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो व्यापारी होता है उसको भारत का जो घरेलू उत्पादन है वो महंगा मिलता है, और विदेशों में उसको जो कृषि उत्पादन है वो सस्ता मिल जाता है। तो वह विदेशों से वो इंपोर्ट कर लेता है। तो हमारे घरेलू उत्पादन की कीमत, डिमांड कम हो जाती है, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो ये खुली स्पर्धा का ये एक तो नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है किसानों पर, आत्महत्या कर लेते हैं इस कारण। ठीक है। उसके बाद अगला है किसानों में गरीबी। अब आपको मालूम है कि हमारे देश का जो किसान है, ज्यादातर 80%, 80%, 70% तो किसान मार्जिनाइज है। मतलब कि सीमांत किसान है, उसके पास है ही नहीं, तो वो गरीब किसान है। वो भाई उसके पास कीमत नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पैसा लगा सके खेती पे। और अगर गरीब सूखा या कोई ओला पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो वो मतलब उसकी पूरी
खेती बर्बाद हो गई। तो गरीब किसान होने के कारण उसके पास पूंजी नहीं है, तो वो फिर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद मानसून आधारित कृषि में आपको बताया हूँ, लगभग आपको मान लीजिए कि देश में 61% जो हमारी कृषि होती है 100% में, वो मानसून पर आधारित कृषि है। और जो ऋणग्रस्तता लगभग देश के 50% से, एनएसओ का आंकड़ा है, ये 50% से ज्यादा किसान तो गरीब की हालत में है, तो वो सिंचाई सुविधा की व्यवस्था कर ही नहीं सकते, तो भाई मानसून आधारित कृषि। उसके बाद है कृषि भूमि का अधिग्रहण। तो मैं आपको बताया हूँ कि सरकार या निजी क्षेत्र किसी परियोजना को लगाने के लिए, और कोई भी मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए, या फिर कोई सेवा क्षेत्र उत्पादन करने के लिए से जैसी स्थापना के लिए किसान की भूमि का मनमाना अधिग्रहण कर लेते हैं। तो जो उसका पारंपरिक पेशा है, जो उसकी रोजी रोटी चल रही थी, वो भी हट जाती है, पलायन कर लेता है किसान, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो आपके कारण रहे हैं 4 इधर, और ये आगे के, मतलब टोटल ये 10 कारण, ये मुख्य रूप से किसान के आत्महत्या के लिए कारण, मतलब कि मजबूत कारण है, जिसके कारण किसान आत्महत्या इतनी ज्यादा देश में हो रही है। अब देख लेते हैं कि भाई परिणाम क्या क्या है। तो आपको मालूम है कि भाई किसान खेती करता है, तो भाई पहला तो वो खुद ही इतना ज्यादा दुष्प्रभावित रहता है कि उसको गलत कदम उठाना पड़ता है। आत्महत्या जैसी, मतलब कि संगीन अपराध जो एक तरह से खुद के साथ की जाती है, वो उठाता है। उसके बाद अगर किसान आत्महत्या कर लिया, तो उसका जो परिवार में एक कमाने वाला था, या फिर सारा परिवार किसी पर आधारित था, जो मुखिया है किसान, वो आत्महत्या कर लिया, उसका पूरा परिवार दुष्प्रभावित रहता है, गरीबी की चपेट में, ऋणग्रस्तता जैसी समस्याएं। उसके बाद कृषक समुदाय में अब आपको मालूम है, कोई गाँव हो, अब किसी को पता चल जाए कि भाई फलाना कोई व्यक्ति किसान गरीबी ऋणग्रस्तता किसान किसी मतलब कृषि कार्य से तंग आकर के उसने कृषि कार्य छोड़ दिया, आत्महत्या कर दिया, तो आपको मालूम है कि जो पूरे गांव के किसान, उनका मनोबल ही टूट जाता है, वो खेती का मोह भंग हो जाता है भाई, वो पलायन जैसी स्थिति हो जाती है। तो कृषि कार्य से फिर वो पलायन कर लेते हैं, फिर वो दूसरा मजदूरी जैसे कार्य या उद्योगों जैसे में छोटे मोटे काम करने लगते हैं। तो क्या होता है, कृषि को नुकसान होता है। तो ये जो है परिणाम, ये मुख्यतः कृषि आत्महत्या के समाज में परिणाम देखने को मिलते हैं। अब आगे देखते हैं कि भाई कृषि आत्महत्या हो रही, तो सरकार भाई इसको रोकने के लिए कोई उपाय करेगी कि नहीं करेगी, कोई तो प्रयास करेगी। अब किसी आपको मालूम है कि किसान और जवान दो तो देश की ताकत होते हैं। तो अब देखते हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किया। तो पहला जो प्रयास है ए नंबर का, वो है वित्तीय समेसन का मतलब होता है सर किसान को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, वित्तीय समेसन। अब देखते हैं भाई सरकार क्या क्या कर रही है, कैसे वित्तीय सहायता। तो पहला है सस्ते ब्याज दर पर किसी, ये यहाँ पे आपका गलत दिखा है, यहाँ पे लिखा है ऋण, किसी ऋण, किसी का नहीं है, कृषि ऋण है, कृषि ऋण। तो ये लिखा है सस्ते ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना तथा इस प्रक्रिया को सरल बनाना। अब सही बात है, उसको बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, सिंचाई की सुविधा लेने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो सरकार इसके लिए उसको सस्ते दाम पर, सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ ना ऋण लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि ऋण लेने, उसके बाद इसमें इस प्रक्रिया, मतलब बैंकिंग क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार है कि वो तो फिर ऋण लेना ही नहीं चाहता, फिर वो साहूकार के पास चला जाता है ऋण लेने के लिए, फिर वो नहीं, सूखा उखा पड़ गया तो फिर वो एक तरह से इस दुष्चक्र के चपेट में आ जाता है। तो सरकार ने ना केवल उनको सस्ते ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया, बल्कि इस प्रक्रिया को सरल किया, ताकि वो आत्महत्या जैसी मतलब की स्थिति में ना पहुंच पाए। उसके बाद है ऋण माफी योजना एवं आपातकालीन अनुदान। अब आपको मालूम है कि भाई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, कुछ भी हो गया, तो भाई मालूम है कि उसके पास तो और कोई वैकल्पिक व्यवसाय तो है नहीं कृषि किसान के पास। तो भाई ऋण माफ किया जाए, ऋण माफी योजना चलती है, सरकारें बदलती हैं तो करती हैं, लालच देती हैं। उसके बाद है आपात अनुदान, कोई जरूरत पड़ गई किसी की, सिंचाई सुविधा नहीं हो पाई, तो मतलब सूखा ना स्थिति आए, इसके लिए आपातकालीन अनुदान की जाती है, सरकार जारी करती है, ताकि वो नहरों का कनेक्शन ले सके, या सिंचाई सुविधा का जो भी वो कार्य कर सकते हैं। तो ऋण माफी योजना और आपात अनुदान योजना सरकार चलाती समझ है। उसके बाद है 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी न्यू इंडिया 2022 में किसानों को, ये तो आपको मालूम है कि सरकार ने किसानों की, बीजेपी सरकार आई थी, उसने किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य
22 रखा था। अब हालांकि वो 2025 चला गया है, पर फिर भी अभी तक ये लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाए। किसानों की आय दुगनी क्या, अभी न्यू इंडिया विजन रिपोर्ट ने की समिति गठित की गई, उसमें तो ये बताया गया कि सरकार के लक्ष्य तो दुगनी करने को होता है, सरकार को तो जो भी प्रॉफिट होता था उसके प्रॉफिट में भी हिस्सा कम हो गया। तो ये वर्तमान की स्थिति है किसानों के साथ देश में। उसके बाद अगर वित्तीय सर्वेक्षण का चौथा पॉइंट देखें तो 2019 में किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को सालाना, हाँ ये है सालाना 6,000 की देने की घोषणा। साथ ही किसानों को पेंशन योजना के तहत पीएम किसान मानधन योजना चला है। इसके तहत ऐसा किया गया है कि जैसे सरकार, आपको मालूम है कि ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपये 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के तहत सरकार को ये एक तरह से पेंशन योजना के तहत उनको किसान मानधन के तहत सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उनका थोड़ा आर्थिक सशक्तिकरण किसानों का हो सके। उसके बाद है, आपको मालूम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये 1998 में जारी की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भाई, किसी कार्य के लिए अगर किसान को अचानक किसी पैसे की ज़रूरत है तो वो इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, इसमें लगभग ब्याज दर ना के बराबर रहती है, तो वो अपना कृषि कार्य के लिए पैसा यूज़ कर सकता है। उसके अतिरिक्त अगर वित्तीय सर्वेक्षण में अगला पॉइंट देखें तो है किसानों की सुरक्षा हेतु, हाँ, किसानों की सुरक्षा और हेतु किसान बीमा योजना। अब क्या है ना कि आपको मालूम है कि फसलें हो जाती हैं भाई, ओला पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो सरकार ने ना पीएम प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना 2016 लॉन्च की थी। इसके अंतर्गत क्या था कि अगर आपका मतलब कि गैर मतलब नगदी फसल है तो उसके अंतर्गत 2%, और अगर नगदी फसल है तो उसके अंदर 5% का बीमा बीमा करवाया जाता है, कि अगर आपकी भाई फसल खराब हो गई किसी भी कारणवश, तो जितनी आपकी फसल मूल्य था वो पैसा सरकार उपलब्ध कराती है। तो पीएम, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा उसके बाद है पशुधन बीमा योजना, ये पशुओं के बीमा का 2005 में जारी की गई। तो इस योजना के तहत किसानों को सरकार सुरक्षा मुहैया करा रही है। तो ये पॉइंट थे आपके 6 वित्तीय सम्मेलन के। अब अगला जो है वो है कृषि विकास हेतु अवसंरचनात्मक सुविधा। अब अवसंरचना मैंने आपको बताया, जैसे सिंचाई सुविधा हो गई, उन्नत बीज उर्वरक, ये सब। तो कृषि अवसंरचना सुविधा वो क्या कर रही है सरकार, तो सरकार ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत नलकूपों के लिए आर्थिक सहायता। अब आपको मालूम है कि कृषि कार्य के लिए सबसे पहले तो चाहिए पानी, सिंचाई की सुविधा। तो सिंचाई की सुविधा उसने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत उसने बोरिंग के लिए, नल की सुविधा के लिए उसने आर्थिक सहायता उपलब्ध। उसके बाद है पीएम कुसुम योजना 2019। कुसुम योजना ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए थी। तो इसमें सरकार सोलर सेल के द्वारा सर उनको बिजली कम करने के लिए, खपत के लिए, इसके लिए उसको पैसा दे रही है, ताकि वो अपने घर में भी सोलर सुविधा, या फिर जो मोटर पंप चलाते हैं उनको मोटर पंप की सुविधा के लिए ये सरकार ने योजना चालू की। तो इस तरह इन योजनाओं के द्वारा सरकार कृषि विकास हेतु अवसंरचना सुधार कर रही है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कृषि से संबंधित नई प्रौद्योगिकी। अब आपको मालूम है कि बदलता समाज है, जिस तरह विश्व में कृषि के क्षेत्र में नई नई प्रौद्योगिकी आकर के कृषि कीमत को कम किया जा रहा है, उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह भाई भारतीय जो कृषि व्यवस्था है उसमें भी सरकार को प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो हमारे जो किसान है वो पिछड़े रह जाएंगे, सीमांत रह जाएंगे, हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो पूरी तरह चौपट हो जाएगी। तो नई प्रौद्योगिकी की तरह सरकार क्या कर रही है, नवीन फसलों खेती को प्रोत्साहन। सही बात है, अब नई यील्डिंग वेराइटीज आ रही हैं, नई नई कृषि पद्धतियां आ रही हैं, जैसे आपको ड्रिप कृषि हो गई। इस तरह की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आप कृषि उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, तो इसको प्रोत्साहन देती है सरकार, आर्थिक सहायता भी देती है। अगर इसके लिए आपको कोई तकनीक की ज़रूरत है, पैसा चाहिए, तो ये दोनों के लिए। उसके बाद है मिट्टी परीक्षण मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015। ये भी आपको मालूम है 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई थी। इसके तहत क्या किया गया था कि भाई जो किसान है वो अपने खेत की मिट्टी को ले जा करके लैब में टेस्ट कराए, तो उससे पता चलता है कि उसके मिट्टी में किस किस की कमी या किस किस की उपलब्धता है। उस पोषक तत्व की उपलब्धता के अनुसार किसान अपने खेतों में उस प्रकार के बीजों का उत्पादन के लिए, ताकि जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन है, वो बढ़ सकेगा, तो किसान को लाभ भी होगा, साथ ही उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई थी 2015 में, ये तकनीक। उसके बाद है जैविक क्रांति के तहत जैविक खेती
प्रोत्साहन योजना। अब जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत क्या होता है कि जैसे आपको मालूम है किसान जो उत्पादन करता है उसमें भाई उसको कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है, उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। अब ये क्या, ये महँगे आते हैं, कृषि लागत बढ़ जाती है। तो उसने जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहन किया। इसमें क्या होता है भाई कि घर में आपको मालूम है कि जैसे गाय का गोबर मिल गया और भी जैसे पेड़ पत्तियाँ हो गए, उनको सड़ा करके आप उसी से ही आप उर्वरक और कीटनाशक बना लें, ताकि आपको अतिरिक्त कीटनाशक उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कृषि लागत कम हो जाएगा। तो इन तकनीकों के माध्यम से सरकार सरकार अपनी कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा ले रही है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये जो कृषि भारत में किसान आत्महत्या वाला टॉपिक था, जो कि विकासात्मक उद्देश्य से संबंधित है, ये हमारा कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको समझा पाया हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।